रियासत तेलंगाना का 1,82,000 करोड़ का कल वज़ीर फ़ाइनेंस टी हरीश राव साहब ने बजट असम्बली में पेश किया और उसी बजट को कानून साज कौंसिल में विमला प्रशांत रेड्डी वज़ीर मुक़र्रर ने पेश किया। इस बजट पर जहां पर ट्रेजरी बेंच ने बरसर इख्तियार जमात तारीफ़ कर रही है, तौसीफ़ कर रही है, वहीं पर अपोजिशन इस पर मुसलसल तनक़ीद कर रही है और ये बता रही है कि हुकूमत ने 25% ज़ायद बजट गुइसा से अलॉट करते हुए मज़ीद क़र्ज़े हासिल करने के लिए एक रास्ता खोला है। आइए हम इस पर बात करते हैं। आज के हमारे एक्सपर्ट हैं प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद साहब। मसूद अहमद साहब एसोसिएशन ऑफ इंडियन मैनेजमेंट स्कूल्स के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। ये इस ऑर्गेनाइजेशन के 4,000 MBA कॉलेजेस मेंबर हैं और मसूद अहमद साहब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और बैनुल अक़वामी कई यूनिवर्सिटी गेस्ट फैकल्टी के हिस्से से लेक्चर देते हैं। ये हमारे हैदराबाद से ही ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन गुमनाम की तरह उन्होंने यहाँ पर हैं, मगर आलमी सतह पर उनकी जो पज़ीराई होती है उसका हमने फ़ायदा उठाते हुए आज रियासत तेलंगाना के बजट पर उनसे बात करने का फ़ैसला किया है। आइए हम बात करते हैं। मसूद साहब, INN चैनल में आपका खैर मक़दम है। शुक्रिया। मसूद साहब, आप तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह बहसत एक्सपर्ट, इकनॉमिक्स, एडमिनिस्ट्रेटर आलमी सतह पर कई प्रोग्रामों में हिस्सा लेते हैं, डिबेट्स में हिस्सा लेते हैं। आज मैं आपसे ख्वाहिश करता हूं कि कल जो रियासत तेलंगाना का बजट पेश किया गया 1,82,000 करोड़ का, इस पर आप रोशनी डालें कुछ। पहले तो मैं कुछ करेक्शन करना चाहूँगा। जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का मैं कुछ विज़िटर हूँ बहैसियत एसोसिएशन ऑफ इंडियन मैनेजमेंट स्कूल का। जब मैं सदर था तो 2012 में जो MBA कॉलेजेस का एसोसिएशन है, तो अमेरिका, यूरोप और सार्क कंट्रीज़ में इंडिया को रिप्रेजेंट करते थे हम लोग। और उस पस मंज़र में हमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, MIT वगैरह में ज़्यादा जाना पड़ता था हमारे को। तो ये बैकग्राउंड है। और जहाँ तक बजट का जो ताल्लुक़ है, पहले तो मैं मुबारकबाद दूँगा INN चैनल को, क्यों एक अरसे के बाद कोई न्यूज़ चैनल वाले बजट एनालिसिस, वो भी स्टेट लेवल के बजट के लिए, कोई इस बारे में कुछ काम कर रहे हैं। वरना होता ये कि हिंदुस्तान का पूरे दुनिया में आमतौर पे जो नेशनल बजट होता है, चैनल्स और मीडिया और जर्नलिज़म का फोकस जो होता है उसके ऊपर होता है। नेशनल बजट जो होता है वो एक मैक्रो लेवल का होता है, वो कौमी सतह पे होता है। और हिंदुस्तान 29 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज़ में बटा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि क्या है, स्टेट बजट, रियासती बजट की भी अपनी एक अहमियत होती है। जैसे कि हम लोग तेलंगाना स्टेट से ताल्लुक़ है, मैं समझता हूँ कि तेलंगाना स्टेट का जो भी शहरी है यहाँ जो रहते हैं, हिंदुस्तानी शहरी जो तेलंगाना स्टेट में रहते हैं, उनकी भी ये ज़िम्मेदारी है कि वो अपने बजट को जाने। आपने पहला सवाल मुझसे पूछा है कि बजट कैसा है। पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में चाहे वो बजट हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो इकोनॉमी हो और सोशल कल्चरल इश्यूज़ जो होते हैं, साउथ और नॉर्थ में एक फ़र्क होता है। तो वो फ़र्क आप बजट में भी महसूस कर सकते हैं। जैसे कि जब तक ये रियासत डिवाइड नहीं हुई थी, तेलंगाना आंध्रा का जो बजट होता था वो हिंदुस्तान के एक टॉप 3, टॉप 5 बजट्स में होता था। अब क्योंकि आंध्र प्रदेश अलग हो चुका है, अब जैसे कि कल आपने देखा कि 1,82,000 करोड़ का जो बजट है और 2019 का जो लास्ट ईयर का जो बजट है आंध्र प्रदेश का, वो तकरीबन 2,20,000 करोड़ का है। तो दो बजट मिलाकर आपको 4 लाख करोड़ के बजट हो गए। तो पहले जो बजट रहता था बिल्कुल कंसोलिडेटेड होता था, अब क्योंकि अलग है और वो कानूनी तौर पे अलग हुए हैं, तो ये बजट की भी अहमियत है। और जैसे मैंने कहा कि साउथ का जो मामला होता है, साउथ का एक अपना एक फोकस होता है इकोनॉमी के ऊपर और एजुकेशन के ऊपर और हेल्थ के ऊपर।
तो अगर आप ये 3 फैक्टर को लेंगे, आप चाहे डेवलपमेंट हो, इकोनॉमी हो, एजुकेशन सेक्टर और हेल्थ सेक्टर, साउथ और नॉर्थ में फ़र्क होता है। और उसमें साउथ में जितने भी स्टेट हैं, ये ख़ास तौर से क्या है, तेलंगाना और कर्नाटका, आंध्रा भी कुछ स्ट्रगल कर रहा है क्योंकि जेस्टेशन पीरियड में है वो, तो इनका अपना एक मुकाम है। और ऐसा नहीं कि 29 स्टेट्स के अंदर तेलंगाना स्टेट भी एक रियासत है, उसका बजट पेश होगा नॉर्मली, वैसा नहीं है कि हर एक की नज़र होती है कि तेलंगाना के बजट में हो रहा क्या है। तो तकरीबन 1,80,000 के ऊपर, 1,80,000 करोड़ के ऊपर का बजट है। जैसे मैंने कहा कि लास्ट ईयर से 40,000 करोड़ बढ़ के है। अगर आप मेरे से 1-2 पॉइंट में पूछना चाह रहे हैं बजट के बारे में, पहले जो आम तौर पे जो लोग होते हैं जो स्टेट में और कंट्री में जो सिटीजन्स होते हैं, तो पहली सोच ये रहती है कि टैक्स बर्डन का क्या हाल है, टैक्स कि उसका जो असर क्या होगा हमारे ऊपर। इसे टैक्स फ्री बजट कहा जाता है तकरीबन, जो कल जो है, तो इसमें टैक्स का कोई मसला नहीं है। तो दूसरा पहलू क्या है बजट का, तो अब देखिए, जब आप रूलिंग गवर्नमेंट में होते हैं, अपोजिशन में होते हैं, तो इंटरप्रिटेशन अलग होता है। मगर अब हम जैसे लोग अगर बात कर रहे हैं तो कुछ ब्लैक एंड वाइट में करना चाहिए। तो अगर आप ये पूरे बजट को अगर देखेंगे तो ये एक वेलफेयर बजट है। वेलफेयर बजट है। अब ठीक है, देखिए, अब थोड़े क्रिटिक्स का कहना ये है कि क्या है भाई कि 1,80,000 करोड़ ये स्टेट के लिए छोटा है बजट। दूसरे स्टेट्स अगर लेंगे आप, यूपी का इससे बड़ा है बजट, और महाराष्ट्र का बड़ा है बजट, कर्नाटक का बड़ा है। मगर हमें भूलना नहीं चाहिए, फिर एक मरतबा मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो आंध्र प्रदेश है वो अलग हो चुका है। तो तेलंगाना है, तो इस तरीके से हम कंपेयर नहीं कर सकते। यूपी से कंपेयर नहीं कर सकते, अगर महाराष्ट्र से कंपेयर नहीं कर सकते, आप राजस्थान और मध्य प्रदेश से भी कंपेयर नहीं कर सकते। देखिए, बजट का जो मामला होता है कि एक आम आदमी के वास्ते बजट, जिसको तखमिया कहते हैं आप उर्दू में, टोटल वैल्यू क्या है स्टेट की गुड्स एंड सर्विसेज में। जो गुड्स एंड सर्विसेज हम प्रोड्यूस करते हैं एक स्टेट में, उसकी वैल्यू क्या है, वो 1,80,000 करोड़ के ऊपर है। तो एक अच्छी वैल्यू है। अगर आप स्टेट का रकबा अगर देखेंगे, अगर आप पॉलिटिकल लैंग्वेज में अगर देखना है, तो नंबर ऑफ़ लोकसभा सीट्स और हमारी जो नंबर ऑफ़ असेंबली सीट्स है, उसके हिसाब से अगर करेंगे तो वाइब्रेंट बजट है। और गवर्नमेंट की कोशिश यही रही कि जो वेलफेयर एक्टिविटी है उसके ऊपर फोकस ज़्यादा करना चाहिए। जैसे कि एक बात ऐड करूँगा ये बजट में, अलोकेशन। देखिए, बजट में 2-3 चीज़ें होते हैं। एक आपका टोटल तखमिया क्या है, वो टोटल तखमिया तो 1,82,000 करोड़ है टोटल तखमिया, टोटल बजट 1,82,000 करोड़। ये किस तरीके से स्पेंड कर रहे हैं, द नेक्स्ट लेवल होता है अलोकेशन। अलोकेशन के अंदर के तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट की कोशिश ये रही कि रूरल डेवलपमेंट में फोकस करना चाहिए। तो उसके वास्ते ये बजट में ख़ास तौर से ये फोकस जो सेपरेट डिपार्टमेंट आ चुका है पंचायत राज डिपार्टमेंट का, पंचायत राज का, अगर पंचायत राज को अगर आप देखेंगे तो सब में ज़्यादा अलोकेशन 23,000 करोड़ उसके ऊपर है। 23,000 करोड़ पंचायत राज के ऊपर है। तो फोकस पॉइंट डेवलपमेंट का, रूरल डेवलपमेंट का स्टेट गवर्नमेंट ने पंचायत राज के ऊपर रखी है। और दूसरा ये है कि म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन का है, वो तकरीबन एक 14,000 करोड़ का बजट उसके ऊपर है। और एग्रीकल्चर कई स्कीम है, रैतू बिड्डा वगैरह अलग अलग स्कीम्स है, वो भी तकरीबन 14,000 करोड़। तो अगर आप फिगर देखेंगे 1,82,000 करोड़ में से 23,000 करोड़ आपको पंचायत राज डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, और 14,000 करोड़ तकरीबन ये एग्रीकल्चर है और म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन है। और ख़ास तौर से पहली मर्तबा गवर्नमेंट का फोकस हमेशा तो रहता, हर गवर्नमेंट का रहा इससे पहले भी, मगर इन्होंने कहा कि एक अलोकेशन 10,000 करोड़ का ये सिटी को डेवलप करने के वास्ते दिए। हाँ, हैदराबाद डेवलप, मैं समझता हूँ ये भी बहुत ज़रूरी है।
देखिए अब इसके ऊपर डिबेट है कि क्या है मालूम, हम क्या सिटी को डेवलप करना चाहिए, हम क्या है रूरल एरियाज़ को डेवलप करना चाहिए, अर्बन या रूरल। देखिए इसमें प्रॉपर बैलेंस ज़रूरी है। तो कई एक मिसाल है पॉलिटिकली कि क्या है, इससे पहले कि जो गवर्नमेंट रहे जैसे चंद्रबाबू नायडू साहब थे, उनका फोकस था अर्बन के ऊपर था, तो उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। और वाई.एस. राजशेखर रेड्डी साहब का जो इनिशियल फोकस था वो तो रूरल का था, तो उनका उसका फ़ायदा भी हुआ। तो मगर ये एक तरफा नहीं चलेंगी चीज़ कि आपको रूरल भी देखना पड़ेगा और अर्बन भी देखना पड़ेगा। तो तकरीबन क्या है 10,000 करोड़ का जो काम है वो हैदराबाद सिटी के ऊपर हो रहा है, और ख़ास तौर से एक अलोकेशन आया है मूसी रिवर के ऊपर भी, मूसी रिवर के ऊपर। मैं थोड़े जो इम्पोर्टेंट जो फिगर्स है, ख़ास तौर से मूसी रिवर की बात हुई, और ये लीजिए ये आसरा बोलकर एक स्कीम है, ओल्ड एज स्कीम है। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट की क्या है मालूम, ये भी एक पॉजिटिव पहलू है। आसरा स्कीम के अंदर ये हुआ कि जो 63 इयर्स की एज लिमिट थी पेंशन देने की, दो चीज़ें बहुत अच्छी हुई। वेलफेयर में ये देखना चाहिए कि देखिए मैं समझता हूँ कि चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट हो या स्टेट गवर्नमेंट का बजट हो, जो एल्डर्स होते हैं, जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, ख़ास तौर से यूरोप वगैरह में डेवलप्ड इकानमी में क्या है फोकस ज़्यादा है, और हिंदुस्तान में भी और ख़ास तौर से तेलंगाना में भी कुछ फोकस इसका बड़ा है। जैसा कि तकरीबन 42 लाख लोग आते हैं इसके अंदर, तकरीबन 42 लाख लोग जो बुज़ुर्ग हैं। पहले जो उम्र की हद थी वो 63 ईयर्स थी। गवर्नमेंट ने एक अच्छा कदम उठाया कि उसको 63 को 57 कर दिए, 6 साल कम कर दिए। वो अच्छा पहलू है ये। और जो वजीफ़ा था पहले 1000 था, उसको भी बढ़ा दिया गया है, तो ये एक अच्छा पहलू है। और मूसी क्लीनिंग के ऊपर क्या है, मूसी क्लीनिंग है, और सिटी के जो मामला है उसके वास्ते एक 10,000 करोड़ का वो बजट अलोकेट हुआ है। और उसके अलावा लोन वेवर्स जो है ना, बहुत बड़ा मसला है पूरे हिंदुस्तान में। जो फार्मर्स है, एग्रीकल्चरिस्ट है, तो उनका क्या है मालूम अपना मसना है, तो उसके अंदर एक तकरीबन 6,225 करोड़ क्या लोन वेवर्स के वास्ते क्या है मालूम कर रहे हैं, और किसान को उनका हक मिलना चाहिए। रैतु बिड्डा जैसे मैंने जिक्र किया कि 14,000 करोड़ वो है। और वेलफेयर स्कीम जो लास्ट ईयर थे 2019 और 20 में, तो 2020 और 21 का जो बजट है उसमें तकरीबन वेलफेयर स्कीम्स जो है वो वैसी है। और ख़ास तौर से और एक चीज़ देखा कि मैं कि हैदराबाद सिटी जो है उसका कुछ गेटअप कुछ बढ़ाना चाह रहे हैं उसका, तो उसके वास्ते तकरीबन एक 5,000 करोड़ का अलोकेशन है सिटी को अच्छा बनाने, इंटरनेशनल पैमाने पे वो दिखना चाहिए, ब्रांडिंग के लिए। हाँ, ब्रांडिंग के लिए। वो हम मैनेजमेंट में कहते हैं कि यू मे बी द बेस्ट बट यू शुड लुक लाइक बेस्ट। आप खाली अच्छा रहना काफ़ी नहीं है, आपको दिखना भी पड़ेगा आपको। देखिए ये मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है कि क्या है, आप कहते हैं कि क्या है हैदराबाद और टीएस ये एक हब है इंडिया में, आईटी का हब है, हेल्थ केयर का है, एजुकेशन का हब है। इसमें कोई डाउट नहीं, हब है, और बहुत से गवर्नमेंट में काम किया है। ख़ास तौर से ये गवर्नमेंट का फोकस बहुत ज़्यादा है, एजुकेशन के ऊपर है, आईटी सेक्टर है, हेल्थ केयर है, फार्मास्यूटिकल है, बायोटेक्नोलॉजी है, ये सेक्टर्स पे बहुत काम हो रहा है, तो आपको दिखना भी चाहिए। तो उसके लिए क्या है मालूम तकरीबन 5,000 करोड़ का लोकेशन है। और जहाँ तक हम समझते हैं कि क्या है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन जो सिटी का हो रहा है उसमें मेट्रो रेल का भी क्या है एक बहुत बड़ा हाथ है। उसके अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करे मेट्रो के लिए, और ख़ास तौर से कल फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा भी है कि क्या है मालूम कई रूट्स स्टार्ट करेंगे। जैसा मामला है हमारे ओल्ड सिटी का जो मामला है, ख़ास तौर से ये इमलीबंद बस डिपो से लेके फलकनुमा तक का जो लाइन है वो इंशाल्लाह वो भी चालू होंगी। और कहा कि BHEL से और एक रूट चालू होंगी BHEL से।
तो इस तरीके से क्या है कि मेट्रो का भी क्या है बहुत बड़ा दखल रहेगा कि अगर सिटी के इम्प्रूवमेंट में वगैरह। और इसके अलावा मैंने ज़िक्र किया रूरल का, पंचायत राज का और एग्रीकल्चर का। इसके अलावा एक क्वेश्चन होता है कि हिंदुस्तान में अक़लियतों का भी एक मुकाम है, तो अक़लियतों का जो बजट है वो लास्ट ईयर था 1369 करोड़, अब बढ़ाकर उसको 1518 करोड़ करे हैं। मार्जिनली तकरीबन 200 करोड़ के ऊपर क्या है बजट बढ़ा है। अब कुछ लोगों का कहना है कि आमतौर पे जो माइनॉरिटीज़ का जो बजट होता है आमतौर पे वो पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं होता है, वो होता है थोड़े टेक्निकल इश्यूज़ भी होते हैं, हर स्टेट के होते हैं और तेलंगाना स्टेट के भी है, मगर उसमें भी कुछ जो यूटिलाइजेशन में भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। जो पहले हालात आज से 5-6 साल पहले या 8-10 साल पहले जो हालात थी वैसा नहीं है, हो रहा है। तो जहाँ तक माइनॉरिटीज़ का ताल्लुक़ है, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ का, तो वो उसमें भी क्या है कुछ 200 करोड़ का कुछ इसके अंदर इजाफा हुआ। एक देखने की चीज़ ये है कि आम तौर पे अगर आप देखेंगे कि सेंट्रल का जो बजट होता है आम तौर पे माइनॉरिटीज़ का जो अलोकेशन होता है तकरीबन अलोकेशन यहाँ भी उतना ही होता है। तो उससे नहीं, हाँ देखिए अगर सेंटर का अगर बजट अगर देखेंगे तो जो टोटल बजट है वो 30 लाख करोड़ से ऊपर है, 3 ट्रिलियन, हाँ 30 लाख करोड़ से ऊपर है। और स्टेट का जो बजट है वो 2 लाख करोड़ से कम है, ठीक है। फिर भी क्या है मालूम, अगर माइनॉरिटीज़ की बात अगर आती है तो स्टेट गवर्नमेंट का पहले से भी फोकस रहा और अभी भी फोकस है। ख़ास तौर से जो रेजिडेंशियल स्कूल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो एक मॉडल है तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से। KCR साहब, KTR साहब, हरीश राव और AK खान साहब जो फोकस कर रहे हैं, एक मॉडल है, मैनेजमेंट में से कहते हैं बेंचमार्क हम लोग। तो ये एक बेंचमार्क है। तो बेंचमार्क का मतलब ये होता है कि आप एक मॉडल क्रिएट करें हैं हम कि दूसरे लोग उसको कॉपी करना चाहते हैं उसको, तो दूसरे स्टेट के लोग क्या है मालूम उसे कॉपी करना चाहते हैं। इस तरीके से दिल्ली गवर्नमेंट ने भी हेल्थ केयर और स्कूल एजुकेशन में कुछ बेंचमार्क कायम किया गया है। तो उस तरीके से क्या है ये प्रोग्रेसिव स्टेट्स है और ये काम चल रहा है, इस तरीके से डेवलपमेंट का काम चल रहा है। आपका कहना है जो बजट है ये प्रोग्रेसिव बजट है? हाँ प्रोग्रेसिव बजट है और वेलफेयर के ऊपर क्या है मालूम ध्यान दिया गया है। और वेलफेयर में कभी कभी मैंने कहा कि क्या है मालूम कि जो फोकस होता है या तो रूरल में होता है, अर्बन में होता है, मगर यहाँ पर 2 जगह फोकस है। तो दोनों हाँ दोनों एक से नहीं है। पहले कुछ गवर्नमेंट से कुछ गलतियाँ हुई थी, या तो आप अर्बन के ऊपर ज़्यादा फोकस है या नहीं तो आप क्या है मालूम रूरल पे है। मगर ये गवर्नमेंट, मैंने पंचायत राज का जो एग्जांपल दिया, रैतू बिड्डा का जो एग्जांपल है, म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन है, म्यूनसिपल देखिए पुराने ज़माने में म्यूनसिपलिटीज़ का मतलब ये था कि सिर्फ हैदराबाद सिकंदराबाद। अब तो म्यूनसिपलिटीज़ क्या है मालूम डिस्ट्रिक्ट लेवल्स में वगैरह है तो उसके अंदर हाँ जो है तो उसके अंदर क्या है मालूम कि म्यूनसिपल का भी जो बजट होता है वो भी क्या है मालूम वो अर्बन का नहीं रूरल में भी है, उसका इम्पैक्ट जो होता है। तो ये चीज़ें हैं और शहर को जो अच्छा बनाने का जो कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत अच्छा है, ताकि क्या है मालूम ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बाहर से हो। इसके अंदर थोड़े सेटबैक भी हुए हैं गवर्नमेंट को, तो ख़ास तौर से अखबारात में भी जो मीडिया में रिपोर्ट हुआ है कि जो सेंट्रल का जो टैक्स शेयर होता है स्टेट के लिए उसमें थोड़ा रिकवरी में और जो रिसीव करना चाहिए तो उसमें क्या है मालूम थोड़ी ताख़िर हो रही है। वो गवर्नमेंट भी उसके बारे में ज़िक्र कर रही है। तो उसके तरफ से क्या है जो बजट के कॉन्सेप्ट 2 होते हैं, एक बजट फार्मूलेशन कहते हैं, बजट बनाकर पेश करना, और दूसरा कॉन्सेप्ट होता है बजट इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन, उसके ऊपर अमल करना है जो इम्पोर्टेंट। हाँ जी हाँ। तो देखिए 1,82,000 करोड़ का जो बजट है
कि माने ये नहीं कि ये पैसे हमारे पास रखे हुए हैं हम खर्च करना चाहिए, वो माने नहीं है। माने ये है कि आपको 1,82,000 करोड़ की कि क्या है मालूम आपको क्या है ये टोटल इकोनॉमी की वैल्यू है, वो वैल्यू क्रिएट करना है आपको। उतने पैसे आपके पास आना चाहिए और उतने पैसे आपको खर्च करना चाहिए। बजट का मतलब ये होता है। तो अब इसके अंदर क्या है कि आम तौर पे अगर आप एक घर का भी बजट अगर देखेंगे, मान लीजिए एक आदमी की तनख्वाह 50,000 रुपये, 5 लोग रहते हैं, तो आम तौर पे अगर वो 50,000 तनख्वाह लेट अगर मिली तो अखराजात तो नहीं रुकते आपके। तो स्टेट और सेंट्रल जो बजट होता है, जो एग्जीक्यूशन का जो मामला है, इम्प्लीमेंटेशन का है, तो वो अखराजात तो चलते रहेंगे। तो गवर्नमेंट की कोशिश ये होती है कि वो जो रेवेन्यू जो है उसमें कंटिन्यूटी होना चाहिए। अगर वो रेवेन्यू में अगर कलेक्शंस में अगर क्या है आगे पीछे अगर होगा तो उसका इम्पैक्ट क्या है एग्जीक्यूशन पे भी होता है। तो जो टैक्स कलेक्शन का जो मामला है, टैक्स कलेक्शन 2 तरीके के होते हैं ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। और ऐसे टैक्स जो स्टेट में वसूल करते हैं और ऐसे टैक्स क्या है जो हम सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें शेयर मिलता है, ख़ासतौर से जीएसटी का जो शेयर है उसके बारे में भी। तो ये जो कलेक्शन का शेड्यूल है ये भी बराबर होना चाहिए। अगर कलेक्शन का शेड्यूल अगर बराबर अगर नहीं है तो फिर एग्जीक्यूशन इम्प्लीमेंटेशन में भी कुछ फ़र्क बैठेगा। ये चीज़ इसका मतलब है कि जो दो के बीच डिफरेंस आ रहे हैं उसके लिए फिर गवर्नमेंट को खर्च लेना पड़ेगा, खर्च के जरिए फिर इंटरेस्ट का बोझ वो बढ़ जाएगा उसको मेंटेन करने के लिए। वही है, या तो आपको कर्ज लेके कि उसको गैप को फिल करना पड़ेगा, या नहीं तो थोड़े आपके वेलफेयर एक्टिविटीज़ रुक जाएंगे आपके। अच्छा, डिले भी हो सकते हैं ना आपके। वेलफेयर एक्टिविटी डिले भी हो सकते हैं और वेलफेयर एक्टिविटी की जो अलोकेशन अगर बराबर अगर नहीं रहा तो वेलफेयर एक्टिविटी आपकी रुक भी सकती है। देखिए छोटी मोटी अगर क्या है कमी अगर है तो वो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं बोरोइंग्स वगैरह से। अगर वो ज़्यादा अगर डिफरेंसेस है तो फिर आपकी स्कीम्स रुक जाएंगे आपके। तो ये है, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं। और जी मसूद साहब, ये तो आप बिल्कुल इन गवर्नमेंट का जो फोकस है कालेश्वरम और जो है पालमूर रंगारेड्डी इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, इरिगेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस गवर्नमेंट कर रही है। देखिए जी उसके लिए फंड ज़्यादा लेकर उसके लिए लोन भी ले रही है, तो उसका बर्डन नहीं पड़ रहा है ये? नहीं, बर्डन तो देखिए कि क्या है कि हिंदुस्तान में चाहे नेशनल बजट हो या रियासती बजट हो, बग़ैर बारोइंग के हम वेलफेयर एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते। बारोइंग तो ज़रूरी है, आपको समझे, सेंट्रल लेवल में भी ज़रूरी है और क्या है मालूम है स्टेट गवर्नमेंट। अगर आप देखेंगे अगर स्टेट गवर्नमेंट अगर आप हाल में जो नेशनल बजट जो हुआ है तो जो एक हिसाब लगाते हैं ना कि 1 रुपया किधर से आ रहा है और 1 रुपया किधर है, अगर उसका आप ब्रेकअप अगर देखेंगे तो उसमें जो बड़ा कंपोनेंट होता है वो इंटरेस्ट पेमेंट के ऊपर चले जाता है। आप जो बारो करे हैं हाँ तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, वो एक बहुत बड़ा खर्चा है आपका। तो अगर ये समझकर अगर आप बारोइंग अगर नहीं करेंगे तो फिर आपके वेलफेयर एक्टिविटीज़ रुक जाते हैं। एक बात आपने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट और दूसरे अग्री प्रोजेक्ट जो भी है उसके बारे में जो सवाल है, देखिए बुनियादी तौर पे एशियन कंट्रीज़, एशिया के जो ममालिक है और उसमें हिंदुस्तान की जो इकानमी का दारोमदार है और जो पॉपुलेशन का दारोमदार है, तकरीबन 60% जो इकानमी है वो एग्री बेस्ड इकानमी है हमारी कंट्री की। हाँ जी। उसकी वजह एग्री बेस का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ हम क्या है मालूम ज़राअत कर रहे हैं, हम पैदावार कर रहे हैं, नहीं। देखिए जितने भी हेवी इंडस्ट्रीज़ है, चाहे वो जूट की लियो आप, चाहे फार्मास्यूटिकल की लियो या टेक्सटाइल की लियो, कॉटन इंडस्ट्री लियो, ये पूरे क्या है मालूम एग्री बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है। वहाँ एग्रीकल्चर होगा तो रॉ मटेरियल मार्केट में आएगा तो आपके हेवी इंडस्ट्रीज़ चलेंगे। तो ये है एग्रीकल्चर, एग्री बेस्ड का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ किसान है वो ज़राअत कर रहे हैं, चावल पैदा कर रहे हैं। चावल वगैरह तो फूड ग्रेन तो ज़रूरी है, उसके अलावा जो है ना कैश क्रॉप है। अब जैसा आप नॉर्थ में अगर हम बात कर रहे हैं, जब हरियाणा और पंजाब की लीजिए, एग्री बेस्ड है और रिच क्रॉप है उनके पास, उनकी इकोनॉमी पूरी उसके ऊपर है, रिच क्रॉप के ऊपर है। तो ये चीज़ें हैं। और
और साउथ में भी हमारे जो स्टेट है वहाँ पर क्या है, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एग्रीकल्चर का वो होना चाहिए, समझ जाओ। तो उसके वास्ते फोकस है। अब क्योंकि अब देखिए बजट के अंदर दो किस्म के एक्सपेंडिचर होते हैं। एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, ठीक है। ये डैम्स वगैरह की जो बात कर रहे हैं ये सालाना बजट के अलावा ये दूसरा बजट होता है। देखिए बात ये है कि ये जो है ना, एक साल के अंदर आप कितना पैसा आपको आ रहा है और कितना पैसा खर्च हो रहा है, इसका हिसाब होता है बजट में। इसको हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। वो बजट के पीरियड में कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर हम इनकर कर रहे हैं, उसका फ़ायदा एक साल में नहीं आता, आगे 5 साल में आता है, 10 साल में आता है, 20 साल में आता है, लॉन्ग टर्म रहता है। तो इसके अंदर क्या है, आमतौर पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या है कि हम ये इतना बड़ा काम कर दे रहे हैं, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो ये हम साल में कर दे रहे हैं। देखिए साल में कर रहे हैं मगर वो उसका जो इफ़ेक्टिवनेस है, उसका जो कंट्रीब्यूशन है ये साल के लिए नहीं है ना, आगे 50 साल तक काम करेंगे वो। तो वो है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या है, एक हद तक ही हम कंसीडर करते हैं बजट के अंदर। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी एक मिसाल दूंगा मैं आपको। मान लीजिए कि मैंने कहा कि एक फैमिली है जो एक आदमी कमाता है, 5 आदमी रहते हैं, तो उनकी जो तनख्वाह है 50,000 रुपये। वो 50,000 रुपये एवरी मंथ आ रहे हैं ना आपके पास, हाँ, इसको रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं हम लोग, ठीक है। अब वो 50,000 में से जो रोज़मर्रा महीनेवारी जो एक्सपेंडिचर है ना, उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि क्या है मालूम, आपके कुछ मौरूसी जायदाद हैं, हाँ, तो आपको कुछ एक आपके वो सक्सेशन कहते हैं ना, वो बंटवारे के अंदर क्या है मालूम, आपको एक ज़मीन मिल गई जिसकी कीमत है तकरीबन 50 लाख रुपए है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये बजट में आपको 50 लाख रुपए आ रहे हैं बोलकर। अच्छा। वो कैपिटल रिसिप्ट है, वो समझ रहे हैं ना, वो कभी कभी आती है वो। तो उसी तरीके से अगर आप एक साल के अंदर एक घर बना रहे हैं, आप घर बना रहे हैं जिसके वास्ते क्या 30-40 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये साल का ही बजट है वो 30-40 लाख। जो घर बना रहे हैं वो घर को आगे 40-50 साल तक इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये जो बजट जब हम देखते हैं ना, तो ये चीज़ों का ध्यान देना चाहिए कि कौन से रेवेन्यू रिसिप्ट्स है। रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब है जो रिकरिंग है, रूटीन जो पैसा आ रहा है, जो गवर्नमेंट को टैक्स के ज़रिए आता है, तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा है, तो हर महीना जो एक्सपेंडिचर हो रहा है साल के अंदर वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो ये थोड़े जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो ये गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में ये वगैरह देखते हैं। मगर आम आदमी के वास्ते बजट का जो मामला है वो यही है कि बजट का साइज़ क्या है, जिसका आंसर मैंने कहा कि 1,82,000 करोड़ है। और बजट में ये टैक्सेस कुछ बढ़े हैं क्या, तो टैक्सेस नहीं बढ़े। और हमें और एक बात समझना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बजट का जो स्ट्रक्चर और कॉन्सेप्ट होता है अलग होता है। अच्छा। और स्टेट गवर्नमेंट का अलग होता है, दोनों में कोई अलग अलग है। वो जैसे कि क्या है मालूम, आमतौर पे हम जब सेंट्रल गवर्नमेंट में जो सालाना मेरा खुद का लेक्चर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट के ऊपर, तो वहाँ पर सुम में पहला जो एक आम आदमी के वास्ते जो सोच होती है, भाई इनकम टैक्स का रेट क्या है, बढ़ा है या घटा है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट में सेंट्रल टैक्सेस है ये, ठीक है। उसके बाद होता ये है कि क्या है मालूम, हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में जो टैक्सेशन सिस्टम होता है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में होता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब ये कोई चीज़ आप ख़रीद लिए हैं, ख़रीदे हैं तो क्या है मालूम, वो ख़रीदी के साथ टैक्स जाता है, मगर आप वो टैक्स वहाँ पर पे करते हैं शॉप में, वो शॉप ओनर क्या है गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है। ये एक मोटी ज़बान में हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या है, आपकी जो इनकम है उसके ऊपर डायरेक्ट आप गवर्नमेंट को पे कर दे रहे हैं, डायरेक्ट टैक्सेस। हाँ जी है। तो होता ये है कि जब डायरेक्ट टैक्स अगर बढ़ गया इनकम टैक्स, तो वो आपके जेब पे फ़र्क बैठेगा कि आप जो इनकम कमाए हैं सालाना उसमें से टैक्स चले जाएगा। अब उसके बाद दूसरा जो इनडायरेक्ट टैक्स का मामला है, ये जो टर्मिनोलॉजी सबको नहीं मालूम होती। आम आदमी ये बोलता है कि भाई के रोज़मर्रा के हमारे जो चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ें महंगी हो रही है और कौन सी चीज़ें सस्ती हो रही है।
ये महंगी सस्ती होती कैसे? वो एक्चुअली इम्पैक्ट होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस का होता है, समझ रहे हैं ना आप? जैसे जीएसटी है, पहले इससे पहले तो बहुत से टैक्स होते थे, सेल्स टैक्स होता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स होता था, कस्टम्स एक्साइज सर्विस टैक्स होता था। अब ये सेल्स टैक्स और सेंट्रल सेल्स टैक्स, स्टेट सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स पूरा निकाल कर एक जीएसटी, एक ही टैक्स होगा। तो उसके अलावा जो गुड्स एंड सर्विसेज, जो बाज़ार में जो चीज़ें हम आम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, तो वो जो है इफ़ेक्ट होते हैं एक्साइज ड्यूटी से होते हैं, सेंट्रल एक्साइज से होते हैं, और आपको इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, या तो चीज़ बाहर से ख़रीद के ला रहे हैं, जो चीज़ को बनाने के लिए मटेरियल बाहर से ला रहे हैं, और पेट्रोल प्राइसेस, ये पूरे चीज़ें इफ़ेक्ट करते हैं। तो बोलने का मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट होता है, टैक्स क्या है और कौन से चीज़ें महंगे हो रहे हैं, कौन से चीज़ें सस्ते हो रहे हैं। पर स्टेट गवर्नमेंट में अब इनकम टैक्स के बारे में बात नहीं कर सकते। हाँ, अब ठीक है, जो छोटे मोटे टैक्सेस होते हैं यहाँ पर, जो ऑक्ट्राय है, और ये हाउस टैक्स है, और व्हीकल टैक्स है, और आपके टोल गेट है वगैरह, ये जो टैक्स होते हैं स्टेट लेवल के जो टैक्स है, तो वो टैक्सेस बढ़ा सकते हैं, तो उससे भी इम्पैक्ट होता है, पर इतना इम्पैक्ट नहीं होता है जो सेंट्रल टैक्सेस है। ये एक है। और चीज़ें कौन सी चीप है, कौन से महंगे हैं, वो आमतौर पे स्टेट के कंट्रोल में नहीं होते हैं, वो सेंट्रल से होता है। तो स्टेट गवर्नमेंट का जो बजट एनालिसिस होता है एक आम आदमी के लिए, वो यही है कि भाई टोटल बजट है कितना और उसका अलोकेशन कैसा है। तो उसमें आपको पता चल जाता है कि गवर्नमेंट कौन से चीज़ों को अहमियत दे रही है। हाँ, तो उससे आपको पता चल रहा है कि ये जो गवर्नमेंट है ये क्या है, वेलफेयर जो स्कीम्स पहले से कर रहे हैं वो स्कीम के ऊपर फोकस है, और थोड़ा अलोकेशन, क्योंकि हर साल बजट की वैल्यू बढ़ती है तो अलोकेशन की वैल्यू भी बढ़ जाती है। जैसे मैंने कहा माइनॉरिटीज़ का जो है वो तकरीबन 1300 से जाके 1500 करोड़ तक हो गया है। तो इस तरीके से हर एक चीज़, और ये लास्ट ईयर का जो बजट था वो तकरीबन 1,46,000 करोड़ था, 1,46,000 करोड़ था। तो अब इस टाइम पे 1,82,000 करोड़ है, तकरीबन 40,000 करोड़ का फ़र्क है, बढ़ गया है बजट। तो उस तरीके से अलोकेशंस भी बढ़ जाते हैं। तो एजुकेशन का भी मैंने देखा है कि एजुकेशन का भी तकरीबन 10,000 के ऊपर करोड़, हाँ, तो वो है। अगर टोटल अगर मिला दिया आप हायर एजुकेशन वगैरह, तो तकरीबन 14,000 करोड़ का फिगर आ रहा है। तो मैंने एक रफली कैलकुलेशन किया हूँ, तो 1,82,000 करोड़ में 23,000 करोड़ पंचायत राज डिपार्टमेंट, और 14,000 करोड़ तकरीबन आसपास एग्रीकल्चर, और 14,000 करोड़ तकरीबन क्या है एजुकेशन के ऊपर है। स्कूल एजुकेशन का ही तकरीबन 10,000 करोड़ है इसके अंदर, तो ये 14,000 करोड़ है। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन 14,000 करोड़ है। आपको सिटी डेवलप करने के लिए 10,000 करोड़ है। तो इस तरीके से जो कंट्रीब्यूशन है, और वेवर क्या से जो वो फार्मर का लोन वेवर है 6,000 करोड़ है। तो इस तरीके से जो अलोकेशंस है वो अपनी जगह सीधे हैं। अभी गवर्नमेंट का सोचना ये था कि शायद ये बजट 1,82,000 से ज़्यादा हो, क्योंकि लास्ट ईयर का जो बजट है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का वो 2,20,000 पेश किए लोग, तो वो है। तो अब क्योंकि उनका रकबा ज़्यादा है, मैंने कहा बार बार मैंने यही कहा कि जो स्टेट का रकबा होता है और उसका कंपैरिजन आप नंबर ऑफ लोकसभा और असेंबली सीट से कर ले सकते हैं कि यहाँ हमारे पास कितने सीट है, उनके पास कितने सीट है। तो उससे आपको मालूम हो जाता है कि एरिया कितना है। तो उस वजह से तो मेरा भी अपना सोचना ये था कि क्या है तकरीबन 2 लाख करोड़ का होगा बजट। अब वो आसपास में 1,82,000 करोड़, उसमें थोड़ा जो टैक्स कलेक्शन है, और ख़ास तौर से ये जो पिछले 3-4 महीने का जो मामला रहा इकानमी का, वो ठीक नहीं रहा। वो इंटरनेशनल लेवल में भी कुछ इश्यूज चल रहे हैं, नेशनल लेवल में भी चल रहे हैं, और स्टेट लेवल में भी चल रहे हैं। तो आपके हिसाब से जो प्रेजेंट लिए खाली 4-5 डिपार्टमेंट के 75,000 करोड़ पे, हाँ, ये इसके ऊपर है। ओवरऑल ये जो बजट है डेवलपमेंट बजट है, पॉजिटिव लेवल पे, पॉजिटिव लेवल, रूरल डेवलपमेंट है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है, एजुकेशन सेक्टर है, और इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर को
इंफ्रास्ट्रक्चर में पूरे चीज़ें आती हैं, रोड्स आते हैं और आपका मेट्रो भी उसमें ही आता है, समझ जाओ। और जो सिटीज़ को अच्छा करना, जो स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट है उसके कुछ पैरामीटर्स है, तो वो चीज़ों को क्या है मालूम हम फोकस कर रहे हैं और इसका रिज़ल्ट निकलेगा उसका। जब तक ये चीज़ें अगर नहीं देंगे तो यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का भी एक बहुत बड़ा वो इशू होता है इकानमी के डेवलपमेंट के अंदर, कि आप किस तरीके से फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करते हैं। अब जैसे कि आईटी का सेक्टर है, आईटी के सेक्टर के अंदर आपको कंपटीशन है, कर्नाटक से आपको कंपटीशन, आपको तमिलनाडु से है कंपटीशन, आपको हरियाणा में है, गुड़गांव जो है एरिया दिल्ली का वो हरियाणा में आता है, और चंडीगढ़ से आपको कंपटीशन। तो इसके अंदर क्या है मालूम, आपको कम्पीट करना पड़ेगा आपको। अगर आपकी शहर के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, खूबसूरती है, प्रेजेंटेशन है, जो ब्रांडिंग के बारे में बात कर रहे थे, अगर सही है तो लोग अट्रैक्ट होंगे और अट्रैक्ट होते हैं। जितने भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं तेलंगाना को आ रहे हैं, और गवर्नमेंट केसीआर साहब, ख़ासतौर से केटीआर साहब का फोकस है इसके ऊपर कि क्या है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को हम अट्रैक्ट करना चाहिए, ये चीज़ें। तो बहसत एक्सपर्ट आप जो है गवर्नमेंट के इस बजट को वेलफेयर डेवलपमेंट और प्रोग्रेसिव बजट के तौर पे टैक्स फ्री बजट करार देते हैं। टैक्स फ्री का मतलब ये है कि कोई एडिशनल टैक्स नहीं है ये। हम इसको अगर एक लाइन में समझाना चाह रहे हैं तो ये जो है ये वेलफेयर बेस्ड बजट है, टैक्स फ्री है और इक्वल बैलेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन, एक बैलेंस है इसके अंदर, ये बजट के अंदर। हाँ, अब क्या हो सकता है जो कंसर्न है, कंसर्न यही है कि बजट का साइज़ नेक्स्ट ईयर बढ़ाने की कोशिश करेंगे। बजट का साइज़ जब बढ़ता है, जो टोटल आउटले कहते हैं 1,82,000 करोड़, अगर वो फिगर अगर बढ़ता है तो ऑटोमेटिक एक्टिविटीज़ आपके बढ़ जाते हैं। आखिरी में मैं एक बात ये बोलना चाह रहा हूँ कि एक इकोनॉमी का एक पैरामीटर होता है मेजरिंग रॉड, जो हम इकानमी को देखते हैं किस तरीके से तरक्की कर रही है। इसमें एक अच्छी चीज़ मैंने देखी है कि जो पर कैपिटा इनकम होता है, हाँ, फीकस आमदनी एक अच्छी पॉजिटिव चीज़ ये है कि इंडिया की जो फीकस आमदनी है वो तकरीबन 1,80,000 करोड़, 1,80,000 करोड़ फीकस आमदनी है नेशनल लेवल की। 1,80,000 है वो फिगर है, इंडिविजुअल है ना ये फिकस, एक आदमी की जो आमदनी 1,80,000 के करीब है, आसपास है। मगर वही तेलंगाना की अगर देखेंगे तो जो नेशनल एवरेज से बढ़ के है ये 2 लाख के ऊपर है। अच्छा, हाँ, फीकस आमदनी वो 2 लाख के ऊपर है। तो उसका रीज़न ये, हाँ, तो डेवलपमेंट है यहाँ पर। हाँ, ये देखना चाहिए। देखिए, आमतौर पे यही होता है कि क्या है कि आप कौन सा भी पैरामीटर हो, अगर इकानमी को मेजर करना है तो हम देखते हैं फीकस आमदनी देखते हैं, और हम लोग लिटरेसी रेट देखते हैं, और हमारे पास और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बोलकर होता है जो यूएन वगैरह हर साल क्या है वो इशू करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। यूएनडीपी प्रोग्राम होता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, एवरी ईयर वो लोग ह्यूमन डेवलपमेंट जो लोग हैं वो कितना डेवलप हो रहे हैं। तो ये जो नेशनल पैरामीटर्स है, वो नेशनल पैरामीटर्स एवरेज जो है उससे ज़्यादा हम यहाँ पर ग्रो कर रहे हैं। ख़ास तौर से जो है वो फीकस आमदनी, पर कैपिटा इनकम, मैंने कहा कि 1,80,000 करोड़ एवरेज आसपास है, तो हम लोग 2 लाख के ऊपर हैं। तो ये चीज़ अच्छी है। तो मौजूदा गवर्नमेंट का कारनामा ये है कि फीकस आमदनी को जो इजाफा किया गया है और गवर्नमेंट क्या है इसके ऊपर फोकस कर रही है। मैं समझता हूँ कि ख़ास तौर से मेरा जो सोचना है केटीआर साहब का इसके ऊपर फोकस ज़्यादा है। ये जो पैरामीटर्स होते हैं कि मैंने कहा ना कि अंग्रेज़ी में कहा वी मे बी बेस्ट बट यू शुड लुक लाइक बेस्ट। खाली अब अच्छा रहना ही काफ़ी नहीं है स्टेट के लिए, अच्छा दिखना भी चाहिए, और अच्छा दिखने की कोशिश चल रही है और आगे अच्छे दिखेंगे। तो ये पर कैपिटा जो आज है ये इसमें और मज़ीद इजाफा होगा, इसका इजाफा होगा। देखिए, मैं 1,80,000 करोड़ की बातचीत चल रही है। 1,80,000 करोड़ का मतलब ये तकरीबन $2,200, ठीक है, $2,200।
और शायद मैं समझता हूँ कि तेलंगाना का $2500 जो है, $2500 पर कैपिटा। मगर अगर अब वो अगर आप डेफिनेशन में जाएंगे डेवलपमेंट के हिसाब से, तो अभी भी हम वो अंडर डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज़ में आते हैं हम। वो है तो पर कैपिटा एक मेजरिंग रॉड है, एक पैमाना है देखने का। मगर अब प्रॉब्लम ये है कि जो मुल्क में आबादी ज़्यादा होती है वहाँ पर कैपिटा इनकम कम होती है। वो है तो उसके लिए क्या है मालूम, हमारे थोड़े नेबरिंग कंट्रीज़ है, छोटे हैं, अंडर डेवलप है, मगर हमारे से अच्छा पर कैपिटा इनकम है। वजह क्या है? तो क्योंकि उनकी आबादी कम है। मालदीव्स का लीजिए आप, श्रीलंका का लीजिए, इकोनॉमिक पैरामीटर्स जो है उनके अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं? लिटरेसी रेट लीजिए, लिटरेसी रेट वहाँ पर अच्छा है, हमारे पास कम है। जो 2011 का जो आखिरी सेंसस है उसके हिसाब से 74% है, और पूरे वर्ल्ड का जो एवरेज है वो 84% है लिटरेसी रेट। हाँ कम है, मगर वर्ल्ड के आधे कंट्रियों से हम बेहतर है। तो कभी कभी क्या हो जाता है कि पैरामीटर्स अगर लेंगे तो वो मैच नहीं करते हैं। उसके मैच नहीं करने की वजह क्या है? पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है आपकी। तो उसके एतबार से मगर हमारी जो बातचीत चल रही थी अभी, जो पॉइंट चल रहा था, स्टेट गवर्नमेंट के जो इकोनॉमिक पैरामीटर है और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो इकोनॉमिक पैरामीटर है, दोनों में क्या फ़र्क है। तो ये अच्छे है, ये पॉजिटिव है स्टेट गवर्नमेंट के पैरामीटर्स, चाहे वो HDI इंडेक्स हो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो, लिटरेसी हो, प्रोफेशनल एजुकेशन हो, और ये जो चीज़ें हैं ये यहाँ पर स्टेट में नेशनल एवरेज से वो ठीक है, ये चीज़। शुक्रिया प्रोफेसर मसूद साहब INN से बात करने के लिए। हम रियासत तेलंगाना के बजट पर बात कर रहे थे। मुल्क के माहिर नज़्म नस्क़ में इक़्तिसादियात प्रोफेसर मसूद साहब। INN चैनल के लिए मैं हबीब अली जिलानी, कैमरामैन मधुसूदन के साथ।